सभी को नमस्ते। बच्चों, हम बात कर रहे थे बौद्धिक विकास की, यानी कि बुद्धि का विकास कैसे होता है, उसके बारे में हमने कुछ बात प्रारंभ की थी। आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि इस बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाता है। देयर आर सर्टेन टेस्ट्स विच मेजर्स इंटेलिजेंस। बुद्धि को परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष टेस्ट या परीक्षाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर अधिक प्रकाश पड़ता है, वैसे वैसे मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने की चेष्टा भी की। इस माप के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षण बनाए गए। ये परीक्षण कुछ इस ढंग से इनको क्लासिफाई कर रखा है: व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि इंडिविजुअल टेस्ट, फिर सामूहिक परीक्षण ग्रुप टेस्ट, क्रियात्मक परीक्षण यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट, समय सीमा युक्त परीक्षण यानी कि टाइम टेस्ट, और समय सीमा रहित अनटाइम्ड टेस्ट। चाहे जितना भी समय लगे, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत परीक्षण की। इसमें एक बार में एक परीक्षक एक ही बच्चे का परीक्षण कर सकता है। एक प्रशिक्षक और एक सब्जेक्ट या परीक्षार्थी होता है। इनका आपस में संबंध अच्छा होना चाहिए, तभी परिणाम अच्छा निकलता है। ये टेस्ट वर्बल भी हो सकता है या नॉन वर्बल भी हो सकता है, यानी कि बोल करके वाचक भी हो सकता है और नॉन वर्बल यानी कि जिसमें भाषा का प्रयोग ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वाचक परीक्षण में भाषा का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग होता है। विनय साइमन ने बुद्धि परीक्षण किया था, वो इसी श्रेणी में आता है। ये परीक्षण विभिन्न आयु वर्ग के लिए भिन्न होते हैं। इस प्रकार की परीक्षा उन्हीं लोगों के काम आ सकती है जो भाषा का प्रयोग करना जानते हैं, यानी कि जो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए नॉन वर्बल जो टेस्ट हैं वो काम में लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो ठोस कदम उठाया गया था वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा उठाया गया था। बिने ने पढ़ने वाले बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के आधार पर कुछ प्रश्न बनाए। 1986 में उन्होंने सुझाया कि जिन बच्चों की बुद्धि कम हो उनके लिए विशेष कक्षाएं चलानी चाहिए ताकि वो औरों के समान उन्नति कर सकें। साइमन के सहयोग से बिने ने 1905 में एक मानदंड या स्केल बनाया और उसको प्रकाशित किया, जिसे हम बिने साइमन के टेस्ट के नाम से जानते हैं। बिने साइमन का इंटेलिजेंस स्केल। इसमें बच्चों तथा बड़ों दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। इस मानदंड के आधार पर औसत बुद्धि वाले तथा अल्प बुद्धि वाले दोनों प्रकार के बालकों का परीक्षण करके बिने और साइमन ने आयु के विभिन्न स्तरों के लिए अलग अलग मानक तैयार किए। इसके लिए उन्होंने भिन्न भिन्न प्रश्नावलियाँ तैयार की और प्रत्येक प्रश्नावली में प्रश्नों को इस ढंग से रखा गया कि 8 वर्ष का बालक जिन प्रश्नों को हल कर सकता था उनका उत्तर 7 वर्ष का बालक नहीं दे सकता है। जो बालक अपनी आयु वाली प्रश्नावली को हल कर लेता था उसकी बुद्धि सामान्य मानी जाती थी। जो नहीं कर सकता था उसकी बुद्धि मंद, और जो अपनी आयु से ऊपर वाली आयु के प्रश्नों को भी हल कर लेता था वो असाधारण बुद्धि का बालक माना जाता था। इसके आधार पर उन्होंने मानसिक आयु का निर्धारण किया है। मानसिक आयु वो कहलाती है। बिने साइमन ने जो आयु के अनुसार विभिन्न परीक्षणों की व्यवस्था की, पहले कुछ प्रश्न निश्चित किए गए और फिर एक आयु के बच्चों से वो सभी प्रश्न करवाए गए। उन बालकों में से अधिकांश बच्चों ने प्रश्नों का उत्तर दिया तो वे प्रश्न उस आयु के लिए निर्धारित कर दिए गए। मान लीजिए अगर बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, लेकिन वो 10 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित प्रश्न को हल कर लेता है, इसका अर्थ यह हुआ कि उस बालक की वास्तविक आयु चाहे 8 वर्ष की है, लेकिन मानसिक आयु उसकी 10 वर्ष की है। मस्तिष्क का उसका जो विकास है वो 10 वर्ष की अवस्था तक का हो चुका है, अतः उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष की मानी गई। इसके विपरीत अगर एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, लेकिन वो 10 वर्ष के बालक के लिए निर्धारित प्रश्न पत्र को हल नहीं कर सकता
और 8 वर्ष की आयु के लिए निर्धारित प्रश्न पत्र को ही हल कर पाता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो बालक चाहे वास्तविक उम्र से 10 वर्ष का क्यों नहीं है, उसकी मानसिक आयु जो है वो अभी 8 वर्ष की ही है। इस तरह से उन्होंने मानसिक आयु का निर्धारण किया और इस मानसिक आयु और वास्तविक आयु इन दोनों के आधार पर बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट को निकाला गया, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में आईक्यू भी कहते हैं कि इसका आईक्यू अच्छा है, इसका आईक्यू कम है, इसका आईक्यू ज़्यादा है। ये जो हम बोलचाल की भाषा में काम लेते हैं आईक्यू वर्ड, इसका पूरा फुल एब्रिविएशन जो है वो है इंटेलिजेंस कोशेंट। बुद्धि परीक्षणों से बुद्धि लब्धि आंकी जाती है और बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता ज्ञात होती है। इसके आधार पर उसको भविष्य में उसको निर्देशित किया जा सकता है। बुद्धि लब्धि एक विशेष उम्र के बच्चे की बुद्धि की तुलना में उसकी उम्र के अन्य बच्चों से करके इस बात का हमें ज्ञान दिलाती है कि वो बच्चा औसत है, औसत से कम है या औसत से अधिक बुद्धि वाला बालक है। क्रूज के अनुसार बुद्धि लब्धि एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग इस बात का ज्ञान दिलाने के लिए किया जाता है कि एक व्यक्ति विशेष का देश के जन समुदाय की तुलना में बुद्धि की दृष्टि से क्या स्थान है। बिना साइमन की परीक्षा जो उन्होंने दी थी उसमें बाद में समय समय पर संशोधन किए गए। विलियम स्टर्न इत्यादि ने उसमें संशोधन करके और मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धि लब्धि के सिद्धांत को सामने रखा और उन्होंने उसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों का ही इस्तेमाल किया। मानसिक आयु में वास्तविक आयु का भाग दे करके उसको 100 से गुणा कर दिया जाता है और जो संख्या प्राप्त होती है वो बुद्धि लब्धि कहलाती है। जैसे किसी बालक की आयु अगर इसको हम एग्जाम्पल से अगर समझें तो आईक्यू अगर उसका जो लेवल है वो 100 के स्केल पर देखा जाता है। 100 आईक्यू होने पर बालक सामान्य बुद्धि का, क्यों कि सामान्य बुद्धि और वो मानसिक बुद्धि और वास्तविक बुद्धि अगर दोनों बराबर हैं तो मानसिक बुद्धि अपॉन वास्तविक बुद्धि, किसी बच्चे की मानसिक आयु भी 8 वर्ष है और वास्तविक आयु भी 8 वर्ष है तो 8/8 इंटू 100, तो 8 से 8 में 8 का पूरा भाग चला गया, एक संख्या आई सिर्फ, और ये एक को अगर 100 से गुणा किया जाएगा तो 100 यानी कि उसका आईक्यू एग्जैक्ट 100 हुआ। लेकिन अगर बच्चे की वास्तविक आयु 8 वर्ष ही है और उसने 10 वर्ष कि उसकी मानसिक आयु है तो 10/8, तो इसमें जो परसेंटेज है वो कुछ परसेंट में उसका नंबर आएगा। 10 को 8 से 10 में 8 का भाग देते हैं और फिर उससे 100 से गुणा कर देते हैं, तो जो वास्तविक संख्या आएगी वो 100 से अधिक होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर 10 वर्ष उसकी वास्तविक आयु है और 8 वर्ष का उसने प्रश्न पत्र हल किया है, यानी कि उसकी मानसिक आयु 8 है, तो 8 ऊपर आ गया, 10 नीचे आ गया। अब जो संख्या आएगी वो 1 से कम आएगी, पॉइंट्स में संख्या आएगी, और जब पॉइंट्स की संख्या को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी 100 से कम आएगा। इसका मतलब बच्चे की जो बुद्धि लब्धि या आईक्यू है वो 100 से कम है। तो इस तरह से एक पूरा स्केल बनाया गया जिसमें जो आईक्यू का जो पॉइंट है वो 100 रखा गया और 100 की रेंज यानी कि 90 से लेकर के और 110 तक की बुद्धि लब्धि को सामान्य माना गया। 90 से अगर कम है तो वो मंद बुद्धि है और 110 से अगर ज़्यादा है तो वो विशिष्ट बुद्धि है, या जिसको हम गिफ्टेड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हर व्यक्ति का अलग अलग बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया जा सकता है। फिर सामूहिक परीक्षण, विनय साइमन की परीक्षण जो है वो मौखिक और व्यक्तिगत था और उसका प्रयोग अगर एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों पर करना हो तो
वो विधि काम की नहीं थी। इसीलिए कुछ ऐसी विधियां ढूंढी गई जिनसे एक साथ एक से ज़्यादा बच्चों का परीक्षण किया जा सके। वो ग्रुप टेस्ट कहलाते हैं। और फिर तीसरी तरह की परीक्षा आती है क्रियात्मक परीक्षण। इस प्रकार की परीक्षा उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जो भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। उसमें जैसे अशिक्षित व्यक्ति हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उन व्यक्तियों के लिए क्रियात्मक परीक्षण रखा गया जो प्रश्नों का उत्तर देने के स्थान पर कोई व्यावहारिक कार्य उनसे कराया जाता है। और ये परीक्षाएं लिखित की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती हैं क्योंकि इनमें व्यक्ति के धैर्य, आत्मविश्वास और अंतर्दृष्टि का अच्छा संकेत मिलता है। क्रियात्मक परीक्षण में परीक्षार्थियों को लकड़ी या गत्ते के टुकड़े के कुछ नमूने बनाने के लिए दिए जाते हैं। उन टुकड़ों को निश्चित स्थान पर रखना होता है। कभी कभी भूल भुलैया परीक्षण विधि, जिसको मेज़ टेस्ट भी कहा जाता है, उससे भी बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। कई बार दर्पण को देखकर किसी आकृति को बनाने के लिए भी कहा जाता है। इस तरह से ये अलग अलग क्रियात्मक परीक्षण किए जाते हैं। और फिर आता है समय सीमा युक्त परीक्षण, टाइम टेस्ट। इस प्रकार की परीक्षाओं में समय जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे आप और हम लोग भी इम्तिहान देते हैं, आपकी परीक्षाएं जो होती हैं वो एक निश्चित समय की होती हैं कि 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का है, या 2 घंटे का है, या 1 घंटे का, वॉट एवर द टाइम इज़। उस टाइम फ्रेम को ध्यान में रख करके ही प्रश्न पत्र को तैयार किया जाता है ताकि बालक अपनी आयु और अपनी मेंटल एज के हिसाब से उस प्रश्न पत्र को आसानी से उतने ही समय में हल कर सके। इस अवधि से व्यक्ति जितनी गति से चाहे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। परीक्षाओं द्वारा व्यक्ति विशेष की गति की परख भी की जाती है। और फिर आती है समय सीमा रहित परीक्षा, अनटाइम्ड टेस्ट। इस परीक्षा में परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है। समय की कोई सीमा नहीं होती, वो चाहे जितना समय ले सकता है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष की विशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बुद्धि लब्धि के अनुसार एक वर्गीकरण दिया गया है जिसमें 140 से ऊपर जिनकी बुद्धि होती है वो जीनियस या प्रतिभाशाली कहलाते हैं। 120 से 139 तक के प्रखर बुद्धि यानी कि वेरी सुपीरियर, 110 से 119 तीव्र बुद्धि यानी कि सुपीरियर, और 90 से 110 तक सामान्य बुद्धि के माने जाते हैं। इसी तरह से जब घटाते जाएं तो 80 से 89 तक मंद बुद्धि या डल कहलाते हैं। 70 से 79 तक के बच्चे निर्बल बुद्धि यानी कि फीबल माइंडेड कहलाते हैं। 50 से 69 यानी कि 69 वो मूर्ख, मोरोन कहलाते हैं। और जिनकी 25 से 49 तक की बुद्धि लब्धि आती है वो मूढ़, इम्बेसाइल कहलाते हैं। और जिनकी 25 से भी कम यानी कि 0 से लेकर के मात्र 24 तक की ही अगर बुद्धि लब्धि आ रही है तो उनको जड़ या इडियट कहा जाता है। परीक्षाओं के आधार पर देखा गया कि 60% व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 9 से 110 के बीच में ही होती है, यानी कि अधिकांश परसेंटेज जो है वो सामान्य बुद्धि वाला ही होता है। 14% लोग तीव्र बुद्धि के और लगभग इतने ही मंद बुद्धि के होते हैं। इसमें भी 120 से 140 तथा 70 से 80 के मध्य में जो है वो 6% लोग होते हैं। 70 से नीचे और 140 से ऊपर मात्र 1% लोग ही आते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चों में, कोई 100 बच्चों की अगर हम बात करें तो जाकर के एक बच्चा उसमें प्रखर बुद्धि या प्रतिभाशाली उसमें निकलता है। इन परीक्षाओं की उपयोगिता काफ़ी सारी चीज़ों के लिए होती है। इन परीक्षाओं के आधार पर अध्यापक बुद्धि लब्धि के अनुसार छात्रों का वर्गीकरण करके समान बुद्धि लब्धि वाले बालकों को एक साथ शिक्षा दे करके उनका समुचित विकास कर सकते हैं। बुद्धि मापक परीक्षा से गूंगे, बहरे, अंधे आदि बच्चों का भी सर्वेक्षण किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के विषय के चयन के समय बुद्धि मापक परीक्षाओं द्वारा ये निश्चित किया जा सकता है कि किस बच्चे के लिए कौन सा विषय ज़्यादा उचित रहेगा। और उद्योगों में अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेषज्ञों के चुनाव में भी इस बुद्धि की परीक्षा से बहुत सहायता मिलती है। बुद्धि परीक्षा से बालक के परिश्रम की परख की जा सकती है। एक सामान्य बालक जो है वो
सामान्य परिश्रम करने के बाद जितने अंक प्राप्त करेगा उतने अंक एक प्रखर बुद्धि वाला बहुत ही कम परिश्रम में प्राप्त कर लेगा। और जो बेकारी की जो सबसे बड़ी समस्या है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों का समावेश इस आधार पर किया जा सकता है। बुद्धिमापक परीक्षाओं द्वारा ये व्यावसायिक निर्देशन या वोकेशनल गाइडेंस भी दी जा सकती है कि बालक उनके बुद्धि लब्धि के आधार पर कौन सा व्यवसाय अपना सकते हैं, उनको कौन सा व्यवसाय ज़्यादा उचित रहेगा। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।